SIPs और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स आज एक हाउसहोल्ड नाम बन गए हैं और हो सकता है आप भी इसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। SIPs की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन है कन्वीनियंस। इसके जरिए आप छोटे लेकिन रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ कन्वीनियंटली एक बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। तो वर्चुअली SIPs वेल्थ क्रिएशन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके SIP रिटर्न्स को बढ़ा सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको मंथली SIP की जगह वीकली SIP करने से फायदा होगा, या फिर आपको महीने के उस दिन इन्वेस्ट करना चाहिए जब बेस्ट रिटर्न्स मिल सकता है, या फिर क्या आपको सिर्फ मार्केट गिरने पर SIP करनी चाहिए? इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम 4 ऐसे सवालों पर डिस्कशन करेंगे जो कई SIP इन्वेस्टर्स के मन में हैं। पहला, आपको कितनी फ्रीक्वेंटली अपनी SIP करनी चाहिए? मंथली, वीकली और डेली में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा रिवॉर्डिंग है? दूसरा, SIP के लिए कौन सी बेस्ट डेट है? मतलब क्या SIP एक स्पेसिफिक डेट पर रखने से ज्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? तीसरा, क्या सिर्फ मार्केट गिरने पर इन्वेस्ट करना बेहतर है या फिर केवल SIP के जरिए इन्वेस्ट करना काफी है? और लास्ट, क्या SIP हमेशा लमसम की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होती हैं या ऐसी भी कोई सिचुएशन है जब वे फायदेमंद नहीं होती? आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर SIPs अच्छी हैं तो क्या आपको उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए? अगर मंथली SIPs आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं तो क्या वीकली या यहां तक कि डेली SIP और बेहतर काम करेंगे? थ्योरेटिकली जब आप वीकली या डेली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेटर एवरेज प्राइस मिलता है, क्योंकि मार्केट्स रोज बढ़ती और गिरती हैं और आपको इनमें से ज्यादातर मूवमेंट से फायदा होगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडाइसेस में डेली, वीकली और मंथली SIP के रिटर्न्स को कैलकुलेट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी सिचुएशंस में SIP रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने डेली, वीकली या मंथली SIP किया है। तो वीकली या डेली SIP करने से बहुत कम बेनिफिट होता है, लेकिन SIP फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका एफर्ट जरूर बढ़ जाता है। जैसे कि ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स में वीकली या डेली SIP की ऑप्शन नहीं होती। तो इसका मतलब है आपको ये मैनुअली करना होगा, फिर अलग अलग डेट्स पे मल्टीपल SIPs करनी होंगी। ये काफी मुश्किल टास्क है जिसे मैनेज करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड संभालना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, टैक्सेस कैलकुलेट करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर SIP को इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और हर बार रिडेम्पशन के समय आपको टैक्स ऑप्टिमाइज करने के लिए एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा। मंथली SIPs के साथ इन्वेस्टमेंट सिंपल रहती हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी इनकम फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड होती है और इनकम मिलते ही आप इन्वेस्ट करते हैं। तो मंथली फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह बने रहने में ही भलाई है। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। SIP के लिए बेस्ट डेट क्या है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि महीने के किस दिन आप SIP करते हैं? हमें से बहुत सारे लोग अपनी SIP महीने के पहले हफ्ते में रखते हैं ताकि सैलरी मिलने के बाद हम इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन क्या इस डेट को चेंज करने से कोई फायदा होगा? आइए देखते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालें। इस टेबल में हमने पिछले 10 साल में अलग अलग डेट्स पर निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडाइसेस में SIP रिटर्न्स को दिखाया है और हाईएस्ट और लोअर रिटर्न्स को हाईलाइट भी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स में कोई खास अंतर नहीं है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब अपना SIP करते हैं। तो SIP के लिए आपको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखनी चाहिए। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। क्या मार्केट गिरने पर की गई SIPs बेटर रिटर्न देती हैं? मान लीजिए आपसे कोई ये सवाल पूछता है, क्या मार्केट गिरावट पर खरीदने से आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं? अब आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा हां, और आप गलत नहीं हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या डेटा भी यही बताता है। हमारे एनालिसिस के लिए हमने गिरावट को कुछ ऐसे डिफाइन किया है। अगर सेंसेक्स अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से 2% से ज्यादा गिरा है तो हम उसे गिरावट मानते हैं। अब मार्च 2013 से मार्च 2023 तक ऐसे 121 इंस्टेंसेस हैं और प्रैक्टिकलिटी के लिए हमने अज्यूम किया है कि आपने गिरावट के अगले दिन इन्वेस्ट किया।
हमने ऐसा इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए और स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए सेम डे इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इन एजम्पशंस के साथ आइए देखते हैं कि अगर आपने हर गिरावट पर सेंसेक्स में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो कितने रिटर्न्स मिलते। अब 12.95% का रिटर्न काफी अच्छा दिखता है, लेकिन आइए इसे नॉर्मल एसआईपी रिटर्न्स के साथ कंपेयर करते हैं। जैसा मैंने इस सेक्शन के स्टार्टिंग में कहा था, आपका यह सोचना गलत नहीं होगा कि करेक्शंस पर इन्वेस्ट करने से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, तो आप सही हैं। लेकिन इससे पहले कि आप एसआईपीज को नकारें, एक बात जानना बहुत जरूरी है। बाइंग ऑन डिप्स मेथड में एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको मार्केट्स की मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग एक्टिवली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो आपको लंबे समय के लिए मार्केट्स की हर मूवमेंट को ट्रैक करना होगा। अब हम में से ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। मेरा मतलब है कि गिरावट के बाद सिर्फ डेटा देखकर यह आसान लगता है, लेकिन जब इसे रियलिटी में इंप्लीमेंट करने की जरूरत होगी तो एक काफी मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने अपनी रेगुलर एसआईपीज को बाइंग ऑन डिप्स के साथ कंबाइन कर दिया तो क्या आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे? आंसर आपके सामने है। तो अपनी नॉर्मल एसआईपीज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट होंगी, और आप जो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट गिरने पर कर सकते हैं वो आपके रिटर्न्स को बूस्ट करेगा। अब अगर कैश की कमी या मार्केट को ट्रैक ना करने के कारण आप कोई करेक्शन मिस भी कर देते हैं तो इट्स ऑल राइट, इससे आपके रिटर्न्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या एसआईपीज हमेशा लमसम से ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं? क्या आपको ये सच लगता है? वेल, एसआईपी फैन होने के नाते हम ऐसा मान लेते हैं, लेकिन क्या डेटा भी एग्री करता है? चले आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने 26 अक्टूबर 2008 और 26 अक्टूबर 2015 के बीच निफ्टी 50 में एसआईपी की है। अब देखते हैं कि इसकी जगह अगर आपने 26 अक्टूबर 2008 को लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आपको इन पीरियड में कितना रिटर्न मिलता। 7 साल के इस पीरियड के दौरान एसआईपी ने लमसम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कम रिटर्न दिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए इस पीरियड के निफ्टी 50 चार्ट पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन 7 सालों के दौरान निफ्टी 50 ऊपर ही गया है। इसीलिए इस पीरियड में एसआईपी की एवरेज कॉस्ट ऊपर गई है, और लमसम इन्वेस्टमेंट्स ने बेटर रिटर्न्स इसलिए दिए हैं क्योंकि आपने लोअर लेवल्स पे सारा पैसा डाल दिया था। अब आइए एक दूसरे पीरियड 6 जनवरी 2008 से 6 जनवरी 2015 पर नजर डालते हैं। इन 7 सालों के दौरान क्या हुआ, अपने स्क्रीन पर चार्ट देखें। यहां एसआईपीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लमसम के 4.9% के कंपैरिजन में 14.22% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए इस पीरियड के दौरान निफ्टी 50 के मूवमेंट पर नजर डालते हैं। इन 7 सालों में एक डीप करेक्शन ने एसआईपी इन्वेस्टर्स के एवरेज बाइंग प्राइस को कम किया है, लेकिन लमसम इन्वेस्टर्स इस गिरावट का फायदा नहीं उठा सकते थे, बशर्ते उन्हें गिरावट के दौरान ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। ये चार्ट क्या शो करते हैं? एसआईपी या लमसम में से कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बेटर है, एक्चुअली दोनों ही केवल इन्वेस्ट करने के तरीके हैं। अब आप स्क्रीन पे दिए हुए टेबल से बेटर समझ पाएंगे। यह डिफरेंट पीरियड्स में किए गए एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को शो करता है। यहां 14 इंस्टेंसेस में से एसआईपी ने 7 में अच्छा किया है और लमसम ने 7 में अच्छा किया है, तो एक नीट टाई है। इसलिए यह उम्मीद ना करें कि एसआईपी हमेशा लमसम को बीट करेगा या उसका उल्टा होगा। और इसके साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.